आज का विषय ऐसा बताया गया है कि वैदिक संस्कृति कब प्रारंभ हुई, ये विषय है। इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं, इंग्लिश में इसको वैदिक कल्चर कहते हैं। तो हम आधारभूत विषय से चर्चा शुरू करेंगे। कल्चर शब्द अंग्रेजी में उपयोग होता है। वैदिक कल्चर, मॉडर्न कल्चर, अमेरिकन कल्चर, ब्रिटिश कल्चर, अफ्रीकन कल्चर, मुस्लिम कल्चर, क्रिश्चियन कल्चर, इस तरह से आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। अलग अलग सब अलग अलग प्रकार के कल्चर होते हैं। जैसे चाइनीज कल्चर में वो लोग हर चलने फिरने वाली वस्तु खा लेते हैं और उनका अपना पूरा ढंग है कार्य करने का। अफ्रीकन कल्चर में चोरी आसानी से लोग करते हैं, चोरी करना बुरा नहीं माना गया है। ऐसे सब अलग अलग कल्चर तो आपने सुना ही है। तो ये कल्चर क्या है, पहले तो ये जाने किस प्रकार से कार्य करता है, क्या है, फिर हम उसके ऊपर चर्चा शुरू कर सकते हैं कि वैदिक कल्चर क्या है। आधुनिक विद्वानों के, आधुनिक स्कॉलर्स जो सब हैं, उनके विश्लेषण में, उनके विचार में कल्चर जो है तो कैसे उसको एनालाइज करते हैं। तो लोगों का गुट है किसी एक पर्टिकुलर जगह में या किसी प्रकार से, और वो लोग का खान पीन कैसा है, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते हैं, खाना पीना पहनना, नाचना गाना, सोचना, समाज में किस चीज़ को अच्छा मानते हैं, किस चीज़ को बुरा मानते हैं, विवाह किस प्रकार से होते हैं नहीं होते हैं, इत्यादि सब वस्तुओं को इकट्ठा करके वो जो पूरा एक वातावरण बनता है, या वो जो ऐसा कह सकते कि जो सब कुछ बना है, ये सब इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर ग्रुप का, तो वो उस ग्रुप का कल्चर की तरह उसको कहते हैं। अर्थात किसी भी कल्चर को उनको विश्लेषण करना है तो वहाँ पे जा कर के उन लोगों के साथ रह करके उनकी सब जो गतिविधियाँ हैं, सोच विचार है, वाणी है, ये सब को नोट करते हैं और इस तरह से वो कल्चर के बारे में जानते हैं। फिर तो ये विश्लेषण काफ़ी होता रहता है, अभी तक हुआ है, बहुत सारे कल्चर्स का हुआ है। भारत में भारतीय गवर्नमेंट ने भी ऐसे स्कॉलर्स को सबको नियुक्त किया है, था और किया है अभी भी, और पूरा एक मल्टी वॉल्यूम पुस्तक का सेट निकला है जो गुजरात के अंदर अलग अलग जातियां क्या क्या करती थी, तो उसका 3 पुस्तक का सेट है गवर्नमेंट का, काफ़ी समय पहले पब्लिश हुआ था। तो सब जाति की एक 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 वस्तु सब उसमें लिखी है कि ये लोग ऐसा करते थे, पशु इस प्रकार से रखते थे, कृषि इस प्रकार से करते थे, आर्थिक व्यवस्था ऐसे चलती थी, विवाह में क्या क्या दिया जाता था, क्या क्या नहीं दिया जाता था, ये सब चीज़ें कैसे विवाह होती इत्यादि किया है। ऐसे ही राजस्थान के लिए भी पुस्तक है, मध्य प्रदेश के लिए भी पुस्तक है, तमिलनाडु के लिए पुस्तक है। इसमें अलग 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 जातियाँ सब क्या करती थी, खाती थी, पीती थी, ये सब आता है। इसको कल्चरल स्टडी कहते हैं, पूरा डिपार्टमेंट भी है। तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं अलग 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 जगह के कल्चर के विषय में। तो ये कल्चर जो है
सब लोग क्या करते क्या नहीं करते ये सब। तो जैसे भारत के लोग कुछ समय पहले कपड़ा लपेटते थे। कपड़े कैसे पहनते? तो लपेटते थे कपड़े, सिले हुए नहीं पहनते थे, लपेटते थे कोई भी कपड़ा। जबकि मुस्लिम लोग हैं तो सिले हुए कपड़े पहनते थे अलग अलग प्रकार से, और उनकी नीचे पैरों को कवर करने का कपड़ा किस प्रकार से होगा, ऊपर का कवर करने का कपड़ा किस प्रकार से होगा, वो सब उनका यही था। तो अलग अलग कल्चर यदि हम देखें तो उसमें भिन्नता प्राप्त होगी, उसमें भेद रहेगा हमेशा, ये हम पाते हैं। और एक ही कल्चर को भी आप यदि समय में देखें, आज से 1000 साल पहले जो वो कल्चर था और अब जो है उसमें काफी भेद प्राप्त होगा, बदलता है। समय के अनुसार जो कल्चर वो बदलता है, और अलग अलग ग्रुप के अनुसार, अलग अलग जगह के अनुसार भी कल्चर बदलता है। ये विषय पूरा विश्लेषण करके एकदम विदित है सभी स्कॉलर्स को, स्थापित हुआ है। और हम भी जानते हैं समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, खान पान बदलते हैं, लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, पीते हैं, कैसा पहनते हैं, सब कुछ बदलता है, विचारधारा बदलती है। तो इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि ये क्यों बदलता है, कैसे बदलता है, सबको यदि देखें तो क्योंकि उसका जो कल्चर का जो आधारभूत कल्चर का जो आधार है, उसको पालन करने वाले लोग, और जहां वो पालन किया जा रहा है वो जगह, वो स्थान और प्रकृति, ये सब बदलते हैं, समय के अनुसार बदलते हैं, और एक ही समय पे भी अलग अलग है, अलग अलग स्थान पे। सही। तो ये सब के बदलने के कारण या अलग होने के कारण सब कल्चर के भाग अलग होते हैं, उसमें भिन्नता भी होगी और समानता भी होगी। तो इसलिए ये निष्कर्ष निकलना बहुत सरल है कि ये जो कल्चर है वो कैसे बनता है, किसी भी समाज का कल्चर कैसे बनता है, तो उनके लोगों के द्वारा बनता है। किसी भी समाज का कल्चर उसके लोगों के द्वारा बनता है। सही। जैसे कॉलेज में जो आज लोग पढ़ते हैं, युवा लोग, तो कॉलेज का अपना कल्चर रहता है। सही। वो युवाओं के द्वारा, वहाँ पे पढ़ने वालों के द्वारा बनाया गया है कि हम कैंटीन में खाएंगे। सही। खाना है तो कैंटीन में जाओ, वहाँ पे एक टेबल लगी होगी, आजू बाजू 4-5 कुर्सियाँ लगी होगी, और सब मित्र बैठ करके खाएंगे, खाते खाते बातें करेंगे, तो और पफ खाएंगे, चाय पिएंगे। हमारे समय ये कल्चर था, अभी बदल गया होगा शायद, पता नहीं। तो ये है, वो लोग ने निश्चित किया है कि भाई इस प्रकार से करेंगे। अभी कल थोड़ा कुछ फैशन आएगा, कुछ दूसरा, तो तुरंत वो जब आता है तो वो लोग निश्चित करते भाई ये हम पालन करेंगे, चलो, तो वो बदलाव आ गया उधर। लेकिन वो कल्चर उन लोग निश्चित करते कि हम लोग ऐसा करेंगे, इस प्रकार से जिएंगे इस अवस्था में। तो ऐसे ही हर एक जगह पे जो कल्चर है वो उसमें जीने वाले लोगों के द्वारा निश्चित होता है। और क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग हैं, उनकी विचारधारा अलग है, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है अलग है, एवं परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए अलग अलग जगह के कल्चर में
आपको विभिन्नता प्राप्त होगी। जैसे बर्फीली प्रदेश में यदि कोई रहने वाले हैं तो वो लोग ठंडी में कृषि नहीं करेंगे, गर्मी में कृषि करेंगे। और सुदूर भारत जैसे जगह पे रहने वाले जो लोग हैं तो वो गर्मी में कृषि नहीं करेंगे, ठंडी और बारिश में कृषि करेंगे। और ऐसे पहनना भी बदल गया। वो बर्फ जैसी अवस्था है तो क्या पहनेंगे, सब बहुत ही ऐसे मोटे मोटे चीज़ें पहननी पड़ेगी। शायद आहार में भी भेद आ जाए, वाइन पीनी पड़ेगी यदि बर्फीले प्रदेश में रहते हैं तो परिस्थिति के अनुसार भी निश्चित होता है कि कौन क्या करेगा। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे कल्चर भी अलग अलग होता है, क्योंकि कल्चर वहाँ पे रहने वाले लोगों के द्वारा निश्चित होता है, ये करना है और ये नहीं करना है। उसी प्रकार से मतलब तो ये बात आई कि कल्चर मतलब क्या, कुछ एक जगह पे कुछ लोग मिल करके जी रहे हैं और कैसे जीना है, जिसको जीवन शैली कहते हैं, उसको निर्धारित कर रहे हैं कि हम लोग मिलकर के अभी तो ये करेंगे। जैसे हम लोग भी यहाँ पे करते हैं ना कि सब लोग भक्त लोग मिल गए तो हम लोग मिल करके पुस्तक वितरण जाएंगे हर रविवार को, फॉर एग्जाम्पल। या हम लोग सब मिलेंगे और प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में आएंगे तो सबको धोती पहननी है, सबको कुर्ता पहनना है, तिलक लगाना है। तो निर्धारित किया सब मिल करके। या तो सब भक्त लोग मिल करके भक्ति ग्राम रहने चले गए, वहाँ पे सब नियम निर्धारित कर रहे हैं, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो इसी प्रकार से कोई अभी भक्त लोग की बात है, ऐसे ही कोई दूसरे भी लोग हैं, सोसाइटी बनाते हैं ना अपनी, एक जगह पे जाके रहने लगते हैं कि हम सब लोग साथ रहेंगे और इसके अंदर हमारे ये नियम रहेंगे। तो नियमावली बनाते हैं कि इस प्रकार से चलना है, तो वो कल्चर हो गया वहाँ का। तो जो कल्चर है वो लोगों के द्वारा बनता है, इस प्रकार से स्थापित होता है। एकदम संक्षिप्त में इसकी व्याख्या करें कि कल्चर है क्या। कल्चर की व्याख्या तो शरीर से, मन से और वाणी से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी नियमावली। शरीर से क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए, मन से क्या क्या विचार सही है करने चाहिए और क्या क्या विचार नहीं करने चाहिए, गलत है, और वाणी से क्या क्या बोलना चाहिए और क्या क्या नहीं बोलना चाहिए। ये सब की जो नियमावली है उसको आप जीवन शैली कह सकते हैं या कल्चर कह सकते हैं। और ये नियमावली हर एक समाज अपने लोगों, हर एक समाज अपने लिए निश्चित करता है। जो भी लोग हैं समाज में जी रहे हैं वो लोग निश्चित करते हैं। तो ये एक आधारभूत थोड़ी समझ जो तार्किक रूप से कल्चर की है, ये हमने देखी। इसमें किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सब लोग मिल करके, वही तो बात हुई, सब जो क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हम सब मिल करके निर्धारित करते हैं ऐसे। लेकिन कल्चर का अर्थ है शरीर, मन और वचन से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी नियमावली। इस प्रकार से हम जिएंगे, उसको जीवन शैली कह सकते हैं। प्रकार से जीवन शैली तो हर एक सभ्यता की अपनी जीवन शैली रहती है और निश्चित करती है। हर एक समाज की, सभ्यता की अपनी जीवन शैली रहती है। तो इससे हम स्पष्ट रूप से पाते हैं कि
जैसे लोग हैं उस प्रकार की जीवन शैली रहेगी, जिस प्रकार के लोग उस प्रकार का समाज, उस प्रकार की जीवन शैली, उस प्रकार का कल्चर। इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग होता है, और समय में भी एक ही जगह पे रहने वाले वहीं लोगों के वंशज भी जैसे जैसे लोग बदलते हैं तो उसमें बदलाव होता है, कल्चर में, जीवन शैली में बदलाव होता है। और ये बदलाव तो हम काफी देख ही चुके हैं सब जगह पे अभी। हाँ, तो अभी इसको, इस विश्लेषण को और आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जैसे अमेरिकन कल्चर है, ऐसे ब्रिटिश कल्चर है। नेटिव अमेरिकन कल्चर अलग था, बाद में ब्रिटिश लोग उधर आए तो ब्रिटिश लोगों ने नेटिव अमेरिकन को मार दिया सबको और अपना कल्चर उधर स्थापित कर दिया। लेकिन वो ब्रिटेन से अलग है क्योंकि यहाँ पे भगवान को स्वीकार करते हैं वो लोग, इस पर इसीलिए अमेरिका बना था। जिनको क्रिश्चियनिटी पालन करनी थी वो ब्रिटेन में करने नहीं दे रहे थे, तो सब भाग करके इधर आ गए, और इधर सब नेटिव जो अमेरिकन में रहते हैं, ओरिजिनल रहते, तो उनको मार दिया और खुद रहने लगे और बोले कि यहाँ पे हमको धार्मिक स्वतंत्रता है, हम क्रिश्चियनिटी पालन करेंगे। ऐसे अफ्रीका में कल्चर है, ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में है, ये सब कल्चर है। और ऐसे ही भारत में जो कल्चर है उसको भारतीय कल्चर कहते हैं, भारतीय सभ्यता जिसको कहते हैं, भारतीय कल्चर कहते हैं। कि भारत की आबोहवा में, वातावरण में रहने वाले जो सब लोग हैं, तो वो लोग ने सब मिल करके जीवन शैली रचना की है, जो कि पूरे भारत में समान नहीं है। साउथ में थोड़ी अलग है, थोड़ा थोड़ा भेद है, समानता भी बहुत है और भेद भी है वातावरण के अनुसार, देश के अनुसार। तो यहाँ पे रहने वाले लोगों ने जो कल्चर बनाया वो भारतीय कल्चर गिनते हैं। भारतीय कल्चर के अंतर्गत अलग अलग समय पे अलग अलग कल्चर हुआ करते थे, क्योंकि समय के अनुसार ही बदलेगा, हर एक जगह पे ये रहेगा। तो इसमें एक समय था जब, जिसको वैदिक समय कहते हैं, और उस समय के लोगों का जो कल्चर था उसको वैदिक कल्चर कहते हैं। ये समय लगभग 4000 वर्ष पूर्व वैदिक समय था, इस प्रकार से निर्धारित करते हैं कि उस समय ऋग्वेद को पालन किया जाता था, उसके अनुसार यज्ञ किए जाते थे, इसलिए उस समय के लोग जो पालन करते थे उसको वैदिक कल्चर बोला। उसके बाद पुराण आए, तो पुराणों के अनुसार जो जीवन जीते उनको पौराणिक सभ्यता बोला। फिर धर्मशास्त्र आए, तो धर्मशास्त्र के अनुसार जो जीते हैं उनको धार्मिक सभ्यता बोला। और उसके पहले तो मानव सभ्यता का सबसे पुराना जो कल्चर है वो वैदिक कल्चर गिना जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार की विस्तृत व्यवस्था जो दिखा रहे हैं वैदिक कल्चर में, वो कहीं और पहले उपलब्ध नहीं थी, बाकी सब जगह थोड़ी देर से आई है सब। तो ठीक है, वैदिक काल जो है वो 4000 वर्ष पूर्व है, और उस समय का जो कल्चर था वो इस तरह से पालन करते थे। और फिर धीरे धीरे पुराण आए, धर्मशास्त्र है, तो सब में आप देखेंगे कि भेद हो रहा है, बदल रहा है सब। तो इस तरह से वैदिक कल्चर भी जो है वो कब चालू हुआ, इसकी जब बात आए, वैदिक सभ्यता की हम बात किए, तो वैदिक कल्चर लगभग 4 से 5000 वर्ष पूर्व के लोग जो पालन करते थे, या 10,000 वर्ष पूर्व मैक्सिमम, 10,000 वर्ष पूर्व नहीं, एक्चुअली 4-5 हजार वर्ष पूर्व जो पालन करते थे उसको वैदिक कल्चर बताया। फिर महाभारत का काल आया, फिर पुराण का काल आया, इस तरह से भारतीय कल्चर में ऐसे ऐसे चेंज आया है। उसके पहले लोग भी जीते थे,
कृषि करते थे, लेकिन इस प्रकार से अलग अलग विभाजन करके जीते ऐसा जरूरी नहीं है। लगभग 10,000 साल पहले कृषि शुरू हुई। लगभग 10,000 साल पहले मनुष्य ने कृषि करना सीखा, कहीं कहीं 15,000 साल पहले सीखा, बस इतना। उसके पहले की जीवन शैली क्या थी? तो जंगल में रहते थे और शिकार करके खाते थे, सब जगह पे, पूरे पृथ्वी पर। धीरे धीरे जैसे कृषि करना सीखा, पहले तो नदियों के पास रहना सीखा, उसके बाद कृषि करना सीखा, तो लोग कस्बे बने, छोटे छोटे कुछ लोग इकट्ठा होकर के रहे। और फिर धीरे धीरे भाषा डेवलप हुई। भाषा डेवलप होने पर फिर धीरे धीरे कल्चर भी अच्छे से डेवलप हुआ अलग अलग प्रकार से, क्योंकि अभी साथ में मिलकर कार्य करना है तो चीज़ें तो ढंग से करनी पड़ेगी, इसलिए सब धीरे धीरे डेवलप होने लगा। तो बहुत बहुत शुरुआत के कल्चर में तो कुछ था ही नहीं, ऐसा समझ सकते हैं। धीरे धीरे सब नियम बनाने लगे। जैसे पहले तो पशु की तरह ही रहते थे, लेकिन अभी साथ में रहना है सबको, तो साथ में काम करना है, तो अलग अलग नियमों की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो ऐसे झगड़े होंगे कि एक दूसरे को मार के खा जाएंगे। तो इसलिए जैसे जैसे जरूरत पड़ी ऐसे ऐसे एक 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 करके कि किस प्रकार से हमको व्यवहार करना है आपस में, ये नियम आना शुरू हुआ। ये सब नियम आना शुरू हुआ और ये नियमावली बनती गई और अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से। तो सब लोग साथ में मिल करके निश्चित करें, भाई हम तो इतना करेंगे, ऐसा करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। तो ये एकदम शुरुआत है कल्चर की। कल्चर अपने आप में जीवन शैली कैसे जीनी चाहिए, सभ्यता की जो बात करते हैं, तो ये सभ्यता की शुरुआत है। और धीरे धीरे वो परिष्कृत होती गई, ज़्यादा परिष्कृत होती गई। जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि भी बढ़ी और सरलता से खाना इत्यादि सब मिलने लगा, तो अभी समय भी रहता था, तो विचार शक्ति भी बढ़ी और भाषा भी डेवलप हुई, तो वाणी भी बढ़ी। तो इस तरह से ज्ञान का बैंक भी बढ़ने लगा। तो ऐसा करके और परिष्कृत जो नियम है, नियमावली है, वो जैसे जैसे जरूरत पड़ी वो उद्भव होने लगी। और इस तरह से प्रथम जो सही कल्चर यदि हम देखते हैं तो वैदिक समय का कहा जा सकता है कि हाँ, उस समय काफ़ी कुछ परिष्कृत नियम होते थे और वो भी बदलते बदलते अभी ये स्थिति में आ गया है। तो ये भारतीय कल्चर की बात हुई, ये वैदिक कल्चर की बात हुई। तो ये विश्लेषण के अनुसार लगभग 4 से 5,000 साल वर्ष पूर्व वैदिक कल्चर पालन किया जाता था, अर्थात यहाँ पे वो उसकी शुरुआत हुई, यहाँ पे प्रारंभ हुआ वैदिक कल्चर का, जिसको हिंदू लोग वैदिक संस्कृति कहते हैं। वहीं वैदिक जो पालन होता था धीरे धीरे वो हिंदुत्व कहलाने लगा, और वो हिंदुत्व भी आज परिवर्तित होते होते आधुनिकता के साथ मिक्स्ड हिंदुत्व है। और धीरे धीरे आधुनिक कल्चर जो है वो पूरा जोर ले रहा है, और वो जो पुराना कल्चर था इनका, जिसको पहले वैदिक कल्चर कहा जाता था, बाद में पुरानी, बदलते 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 अभी धीरे धीरे वो नष्ट हो रहा है। अर्थात उनके खान पीन की पद्धति, उनके पहनने इत्यादि की सब पद्धति, कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है, इसकी विचारधारा और वाणी, ये सब बदलते बदलते अभी आधुनिक, अभी जो चल रहा है पूरी दुनिया में, जो अमेरिकन कल्चर जिसको बोलते हैं, तो वो अभी जोर पकड़ रहा है भारत में भी। इसलिए भारतीय कल्चर ने अमेरिकी कल्चर को गले लगाया है, ऐसा कहते हैं। गले लगाया मतलब उनके जो लोग हैं वो मिलकर कभी नियम बना रहे हैं कि हम इस प्रकार से पालन करेंगे। जैसे विवाह कब होगा तो 18 साल पे लड़की का, 21 साल पे लड़के का। पहनेंगे क्या तो पैंट शर्ट और इस प्रकार के सब जैकेट्स और टोपी और ये सब चीज़ें पहनेंगे। बोलेंगे कैसे तो इंग्लिश बोलेंगे,
एक तो, और उसमें भी बोलने की जो पद्धति है, जो व्यवहार है, हाय मॉम, हाय डैड, एक मित्र की तरह माता पिता के साथ व्यवहार करना, और टेक इट इजी, जस्ट डू इट, ये सब प्रकार की जो वस्तु हैं, ये प्रकार की वाणी है, भाषा है, पारुष वाली मतलब जितना कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही बढ़िया वस्तु है। कॉन्फिडेंस से बोलो, भले झूठ बोलो लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलो, तो ये विचारधारा है। तो ये सब चीज अंगीकार किए हुए हैं। जैसे कल यहाँ पे वो प्रोग्राम चल रहा था, तो स्कूल का प्रोग्राम था ना, एनुअल फंक्शन, इस तरह। तो आप बच्चों को देखेंगे तो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बुलवाते हैं वो लोग, कैसे अनाउंस करते हैं, तो वही चीज है जो अमेरिका में हो रही है। तो अभी इसको गले लगाए, तो धीरे धीरे ये जो जीवन शैली है, जो वैदिक जीवन शैली जिसको बोलते थे, वो धीरे 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 बदलती रही, और अभी बदल करके ये हो गए। तो ये वास्तव में भारतीय कल्चर है, अभी ये भारतीय कल्चर है, अभी भारतीय सभ्यता ये है। तो बदलते बदलते हैं ये। तो वैदिक सभ्यता की यदि बात करें तो वह 4-5 हजार साल पहले शुरू हुई, इस प्रकार से निष्कर्ष निकलता है। तो इसलिए आप लोग यदि धोती पहन के बैठ रहे हैं तो वो पुरानी बात है। उस समय के लोग ऐसा सोचते थे कि धोती पहननी चाहिए, अभी पैंट पहनना चाहिए, उसमें क्या समस्या है। सब अलग अलग कल्चर बदल रहा है, तो ये कल्चर बदला है। धोती जब पहनते थे, उसके पहले धोती के पहनने क्या पहनते थे, कुछ पेड़ के पत्ते पहन लेते होंगे। उसके पहले क्या पहनते थे, तो नंगे घूमते थे। तो ये तो अलग अलग समय पे अलग अलग चीज चलती थी। तो जो समय पे जो चल रहा है उसके अनुसार चलना चाहिए, ये एक विचार हो सकता है। लेकिन हमारा विषय यहाँ पे कब प्रारंभ हुआ उसका विषय था। तो ये एक भाग प्रस्तुत किया मैंने, जिसको पूर्व पक्ष कहेंगे, अर्थात एक विचारधारा जो चल रही है अभी, वैदिक संस्कृति कब प्रारंभ हुई। अभी मेरा इसमें मेरी आपत्ति है, मैं आपत्ति करता हूं इस विचारधारा से। जीवन शैली या कल्चर लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं, ये बात पूरी तरह मैं स्वीकार करता हूं। कल्चर और जीवन शैली लोगों के अनुसार और समय के अनुसार बदलती है, उसको भी मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूं। उसका जो भी विश्लेषण है उसको भी मैंने पूरी तरह से स्वीकार किया। मात्र एक पॉइंट ऐसा है जिसके विरुद्ध में खड़ा हूं अभी, जिससे मुझे आपत्ति है। ये सब जो कल्चर और जीवन शैली के विश्लेषण है वो बाकी सब कल्चर्स या जीवन शैलियों पे या सभ्यताओं पे लागू निश्चित रूप से होते हैं, किंतु यदि वैदिक सभ्यता की बात करें तो उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं। ये मेरा प्रस्ताव है। वैदिक सभ्यता पे ये नियम लागू नहीं होते हैं। अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि वैदिक सभ्यता में लोग मिल करके निश्चित नहीं करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शरीर, मन और वचन से। शरीर से, मन से और वाणी से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम क्या पालन करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इसका निश्चय जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो लोग मिलके नहीं करते हैं। ये मेरा प्रस्ताव है। तो वो लोग नहीं करते हैं तो कौन करते हैं?
वो लोग नहीं करते हैं, अपितु वेद शास्त्र निश्चित करते हैं। वेद शास्त्र में जैसे दिया है उसके अनुसार लोग पालन करते हैं कि कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए। जीवन शैली वेद शास्त्र के अनुसार निश्चित होती है। तो यहाँ पे आपत्ति हो सकती है कि लेकिन वेद शास्त्र भी तो हमने ही निश्चित किया ना, तो वो लोग जो उस समय रह रहे थे, वो लोग एक प्रकार का जीवन शैली जो निश्चित किए थे उसको उन्होंने लिख दिया, या तो वेद के शब्दों के रूप में दे दिया भाषा में, इसलिए वो आए वेद, वहीं तो 4000 साल पहले आए, वहीं तो हम कह रहे हैं। वो लोग उस समय ऐसा जी रहे थे और उसमें लिख दिया, तो वेद हो गए वो। और इसलिए वो जीवन शैली वो वेद थी। बाद में आने वाले लोगों ने उसी को थोड़ा परिवर्तन किया, पुराण के रूप में दिया। बाद में आने वाले लोगों ने उसी को थोड़ा परिवर्तन करके धर्मशास्त्र के रूप में दिया, और भी परिवर्तन चल रहा है। ये पूर्व पक्ष का वापस विचार है, और मेरा प्रस्ताव है कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। वेद में जो दिया है वहीं उसी के अनुसार, ना कि वेद लोगों के जीवन शैली के अनुसार नहीं लिखा गया है, अपितु लोगों की जीवन शैली वेद के अनुसार चल रही है। इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं, इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। लोगों की जीवन शैली वैदिक सभ्यता में वेद के अनुसार चलती है, न कि लोगों की जीवन शैली के अनुसार वेद लिखा गया है, जो कि बाकी सब सभ्यताओं में भेद है, इसमें नहीं। यदि इस विचार को स्वीकार करते हैं तो वेद जो है वो कब आए इसके आधार पर निश्चित होगा कि ये संस्कृति कब आई, ये जीवन शैली कब आई, वैदिक जीवन शैली। तो वेद यदि किसी समय पे आए हैं, इसका मतलब किसी ने बनाया, तो वो व्यक्ति ने निर्धारित किया कौन सी जीवन शैली है। मेरा दूसरा प्रस्ताव है कि वेद कभी आए ही नहीं है, ये ब्रह्मांड की शुरुआत से है, पहले से, अर्थात नित्य है। वेद कभी रचना नहीं हुए, वेद की कभी रचना नहीं हुई। वो उस अर्थात वेद में जो दिया गया है ऐसे जीवन जीना चाहिए और ऐसे नहीं जीना चाहिए, शरीर मन और वचन से कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वो जो सब वेद में जो दिया है वो नित्य रूप से पहले से ब्रह्मांड की शुरुआत से चला आ रहा है। ये मेरा प्रस्ताव है। तो इसके ऊपर पूर्व पक्ष की आपत्ति है कि 10,000 साल पहले तो खेती शुरू हुई, 2 लाख साल पहले तो मानव जाति आई, होमोसेपियंस सेपियंस। तो कैसे वेद नित्य हो सकते हैं हमेशा से? सही, क्योंकि भाषा ही तो 10,000 साल पहले नहीं थी, भाषा भी नहीं थी 10,000 साल पहले, तो वेद तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो कैसे हो सकता है? ये तो हमारे वैज्ञानिक प्रमाण के विरुद्ध है, हिस्टोरिकल प्रमाण के विरुद्ध है। क्योंकि हिस्ट्री बताती है कि 10,000 साल पहले तो खेती करना शुरू किया, कस्बे बनना शुरू हुआ, उसके थोड़े पहले भाषा थोड़ी शुरू हुई थी। तो ये संस्कृत भाषा वाला जो वेद है वो कैसे उसके पहले आ सकता है? ये पूर्व पक्ष है। हमारा उत्तर है कि आप इस निष्कर्ष पे जो पहुंचे हो कि 2 लाख साल पहले मनुष्य अस्तित्व में आए, वही गलत है। इसके विरुद्ध मेरा प्रस्ताव है कि ब्रह्मांड की शुरुआत से ही मनुष्य अस्तित्व में है, और इसलिए इनके सब नियम भी क्या है वो अस्तित्व में है। ये प्रस्ताव है। तो इसके विरुद्ध पूर्व पक्ष है कि ये सब तो वैज्ञानिक रूप से साबित हुआ है, आर्कियोलॉजी से और साइंस से, डार्विनियन इवोल्यूशनरी थ्योरी साबित हुई है।
कि करोड़ों साल पहले कुछ नहीं था, फिर जीव जाति आई, उसमें से अलग अलग जीव बने, अलग अलग प्रकार के स्पीशीज बनी, और 2 लाख साल पहले मनुष्य बने। तो सबके तो प्रमाण है, प्रमाण मतलब एविडेंस है, सबूत है हमारे पास किस प्रकार से हुआ है। तो इसलिए जो आपका विचार है कि वेद नित्य रूप से थे, वो विचार जब लोगों के पास ज्ञान नहीं था तो लोग ऐसा मानते थे, लेकिन बाद में पता चला ये तो ऐसा नहीं है। तो उसके सामने मेरा प्रस्ताव है कि आपके पास जो सबूत उपलब्ध है वो सबूत लेकर के आइए। वो सब कोई सबूत है ही नहीं वास्तव में, आपके पास कोई सबूत नहीं है, और जो जो आपने प्रस्तुत किया वो सबको तो ऑलरेडी खंडन कर दिया गया है। ये मेरा प्रस्ताव है। खंडन करने के लिए बहुत सारी पुस्तकें, जिसको ज़्यादा विस्तार में पढ़ना है तो वो सब पुस्तकें उपलब्ध है। इसलिए कैसे डार्विनियन इवोल्यूशनरी थ्योरी गलत है, इस विषय में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। अच्युत कृष्ण प्रभु ने भी पूरी सीरीज ली है, जो इस्कॉन भोपाल के यूट्यूब पेज पे होगी, और जिसको गुजराती में सुनना है तो मैंने करजन में ली थी, वो मेरे यूट्यूब पेज पे है। तो गुजराती में सरल समझूती है और इनकी हिंदी में सरल समझूती है। तो डार्विनियन इवोल्यूशनरी थ्योरी तो हमने खंडन कर दी है। इसलिए एक प्रश्न रह जाता है फिर है क्या, किस प्रकार से हुआ। तो उसकी जो प्रस्तावित वास्तविकता हम जो प्रस्तावित करते हैं वो है कि पहले से मनुष्य अस्तित्व में थे, ब्रह्मांड की शुरुआत से। ब्रह्मांड की भी शुरुआत हुई है, किसी ने की है, इस प्रकार से लेके चल रहे हैं। जो आधुनिक हिस्टोरियंस हैं वो लोग डार्विनियन इवोल्यूशनरी थ्योरी के ऊपर आधार रखते हैं, इसलिए उनकी हिस्ट्री की जो समझ है वो पूरी गलत है, क्योंकि वो थ्योरी ही उड़ गई तो हिस्ट्री की समझ तो उड़ जाएगी। आप बोलेंगे आर्कियोलॉजिकल डेटा का क्या, तो आर्कियोलॉजिकल डेटा के माध्यम से ही तो उड़ा है डार्विनियन इवोल्यूशनरी थ्योरी। इसलिए आप अपने डेटा को अपडेट कीजिए, पुराने जमाने का है आपका डेटा वो अपडेट नहीं हुआ है। आर्कियोलॉजिकल डेटा के माध्यम से डार्विनियन इवोल्यूशनरी थ्योरी भी गई है। तो इसलिए जो वेद है वो नित्य है, ये हमारा प्रस्ताव है। तो चलो डार्विनियन इवोल्यूशनरी थ्योरी को स्वीकार नहीं किया, ठीक है, तो भी वेद नित्य कैसे आप स्थापित करते हो? क्योंकि हम तो देखते हैं, हमने तो हिस्टोरिकल एनालिसिस किया सब वेदों का, पुराणों का इत्यादि का, तो उसमें तो ये एनालिसिस से तो हमको दिखता है कि 4000 वर्ष पूर्व ही वेद आए हैं। ये कोई नित्य नहीं, हमेशा से नहीं है, क्योंकि इसमें वेदों में इतिहास दिया गया है, ऐतिहासिक कैरेक्टर है वेदों में, जैसे श्वेत केतु है और याज्ञवल्क्य है, मैत्रेयी है। तो यदि ये नित्य होते तो इसमें तो ये सब नाम कैसे आ जाते? इसका मतलब ये व्यक्ति नहीं थे, तब वेद भी नहीं होंगे। वेद इनके बाद बने, तभी तो इनके बारे में लिखा गया है इसमें, सही? क्योंकि हिस्ट्री तो एक टाइम में आ गई ना। यदि नित्य आप बोल रहे हो पहले से, तो कैसे ये नाम लिखे हुए हैं? ये एक पूर्व पक्ष। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो भाषाएं हैं उसमें वो विभिन्न भाषाएं, वेद की भाषा अलग है, पुराण की भाषा मतलब संस्कृत है, लेकिन जो लिखने की शैली है, भाषा की जो शैली है, कैसे बोलते हैं या कैसे लिखते हैं, वो शैली अलग अलग है। वेदों का संस्कृत अलग है, पुराणों का संस्कृत अलग है, और धर्मशास्त्रों की संस्कृत थोड़ी अलग है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समय के अनुसार उसका भाषा का भी भेद हो रहा है, इसमें ये दूसरी आपत्ति है। तो इसलिए ये भी टाइमलाइन दिखाता है आपको। और
इस तरह से अलग अलग कारण से हम देखते हैं कि वेद में अलग अलग पद्धतियां उनको वेद को डेट करने की, कि कैसे वेद को डेट करेंगे। लिपियां कैसे कैसे पाई जाती है, किस किस स्थिति में, ये पुरानी से पुरानी इतनी पुरानी पाई गई है। या तो हिस्टोरिकल जो ग्रंथ होते हैं राजाओं के, क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस इत्यादि जो होते हैं, कॉपर की प्लेट में लिखा है या ऐसे, तो उसमें भी हम कब कब का मेंशन है वेद का, वो सब भी पाते हैं। तो उससे भी पता चलता है कि ये कोई हमेशा से नहीं है। तो ऐसी कुछ आपत्तियां करते, ऐसी बहुत सारी आपत्तियां हो सकती हैं। यहाँ पे मेरा उत्तर है कि आधुनिक हिस्टोरियंस को हिस्ट्री पता करने की जो अपनी पद्धति है उसमें बदलाव लाना होगा। वो पद्धति त्रुटिपूर्ण है, वो पद्धति में समस्या है, वो पद्धति से आप हिस्ट्री नहीं जान सकते हो, या जान भी सकते हो तो बहुत बहुत त्रुटिपूर्ण रूप से। इसलिए वो पद्धति में बदलाव करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ समय की जो उनकी विचार है, समय का जो उनका विचार है कि समय क्या होता है, वो विचारधारा ही गलत है। वो विचारधारा के अनुसार वो चल रहे हैं, इसलिए वो विचारधारा में, वो कॉन्सेप्ट में भी उनको बदलाव करना पड़ेगा। तो पुनः आते हैं जो 4 पूर्व पक्ष रखे। पहला क्या था कि वेदों में तो नाम दिए गए हैं, ठीक है। दूसरा था संस्कृत भाषा अलग अलग प्रकार से बदल रही है उसमें, वेद में, पुराण में, इतिहास में। तीसरा, राजाओं के जो सब इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें भी हम टाइमलाइन पाते हैं। और चौथा, चौथा भी बोला ना कुछ, वो तो मैंने उत्तर में बोला, चौथा नहीं था। तीन ही पूर्व पक्ष रखे थे। अच्छा, तो उत्तर में सबसे पहले तो समय का कॉन्सेप्ट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री मतलब क्या, समय है तभी तो हिस्ट्री होगी ना, तभी तो इतिहास होगा। सही, हिस्ट्री मतलब अभी जो चल रहा है वो कल के लिए हिस्ट्री होगा। तो समय यदि हम नहीं समझ रहे हैं तो हम हिस्ट्री कैसे समझेंगे। ये सबसे पहले तो समय का कॉन्सेप्ट समझना होगा, उसके बाद और आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ समय का कॉन्सेप्ट, और इसके साथ साथ ये भी एक तर्क मैं यहां पे रखता हूं। आपको यदि पीछे क्या हुआ था, हिस्ट्री मतलब क्या हुआ था, इसको जानना, इस तथ्य को जानना, तो वो यदि आपको जानना है, या किसी भी चीज के अस्तित्व के हिस्ट्री आपको जाननी है, तो उसके लिए श्रेष्ठ सोर्स क्या है। कोई पुस्तक है यहाँ पे, भगवद गीता, भागवतम, कुछ भी? जैसे स्मार्टफोन दे दीजिए अपना, इसमें मुझे वो अबाउट पेज निकाल के दिखाइए, उसमें डेट होगी ना कुछ, कब ये स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है ना सेटिंग में। ये इसमें 1 जून 2021 ये लिखा है, ठीक है।
ये कोई पुस्तक है, ये कब लिखी गई ये यदि मुझे जानना है तो मैं क्या करता हूं, इसके पन्ने में से एक पन्ना निकालता हूं जिसमें ये जो प्रति जो मेरे हाथ में है वो जनवरी 2023 को छपी थी। मतलब ये पन्ने जो हैं ये छपाई जनवरी 2023 को हुई थी और पहली प्रिंटिंग ये जब पब्लिश हुई तो ये 1975 में पब्लिश हुई थी। यहाँ पे लिखा है, मतलब ये भगवत गीता श्रील प्रभुपाद ने जिसका तात्पर्य लिखा पुस्तक के अंदर दिया है कि ये समय में हुआ था। अभी मैं इसको नहीं मानता, यहाँ पे दिया है लेकिन किसको पता, ये तो ऐसे ही लिख दिया हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा एक भाग निकाल के रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक, कार्बन डेटिंग टेक्निक से कम ये पन्ने कब हुए थे उसका पहले पता लगाता हूँ। ठीक है, पन्ने स्याही कब हुई थी। उसके बाद इसकी जो भाषा है, इस पुस्तक में जो भाषा दी है, उस प्रकार की भाषा की शैली हिस्ट्री में मैं देखूंगा आज से कितने सालों पहले लोगों में इस प्रकार की भाषा की शैली चलती थी लिखने में। तो इसलिए पुरानी सब पुस्तकें जिसकी डेट मुझे पता है उन सब को विश्लेषण करूंगा। हाँ, मिलती जुलती भाषा की शैली है तो ये उसी डेट के आसपास की होगी। इसके अलावा मैं और क्या करूंगा, इसमें किन किन लोगों का नाम दिया हुआ है, तो जो लेटेस्ट व्यक्ति का नाम दिया होगा उसके बाद होगी, कम से कम उसके तो बाद ही होगी। ये तीनों चीजें आ गई जो हम चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार से मैं इसकी डेट प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। तो ये सब पद्धति भी है। मान लो इसमें हिटलर का नाम दिया है भगवत गीता में तात्पर्य में, तो मतलब हिटलर के आने के बाद ही ये तात्पर्य लिखा गया हुआ। सही क्यों, तात्पर्य तभी लिखा गया होगा ना, तभी तो हिटलर का नाम आया। तो शैली तो सही है, इस तरह से पता कर ही सकते हैं, हिटलर का नाम आया तब। और छपने के पेज से उसकी कार्बन रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक से जो मैं पता किया कि ये साल में छपी होगी, ये साल के आसपास, तो उससे ये मिल गया कि इसके बाद तो नहीं है, इसके पहले ही रचना हुई होगी तभी तो छपी है। इसके बाद होगा और इसके पहले, तो आइडिया आ गया ना कि किसके अंतर्गत कितने काल के अंदर ये पुस्तक अस्तित्व में आई होगी। और इस तरह से अलग अलग प्रकार से जान सकते हैं। तो ये पद्धति आज के हिस्टोरियन पालन करते हैं। और मैंने जो कहा कि ये साल में हुई पब्लिश, इसमें लिखा है उसके अनुसार, तो वो हमारे भारत के लोग इस प्रकार से करते थे वेद शास्त्रों को डेट करने के लिए। हमारी भी डेटिंग टेक्निक थी, भारतीय लोगों की डेटिंग टेक्निक थी, जो वैदिक सभ्यता को पालन करने वाले जो लोग थे, जिनको हिंदू भी कभी कहा जाता है, उन लोगों की भी डेटिंग टेक्निक थी। लेकिन उनकी डेटिंग टेक्निक क्या थी, वो पुस्तक में जो लिखी है वो डेट स्वीकार कर लो। सही। तो अभी किसको आप बुद्धिमान बोलेंगे, किसको मूर्ख बोलेंगे? कौन किसकी ज्यादा संभावना है कि वो सही डेट प्राप्त कर पाएगा इस पुस्तक की? किसकी ज्यादा संभावना है दोनों प्रक्रियाओं में से? एक जो इसमें लिखा है ये साल को पब्लिश हुई थी, उसको स्वीकार कर लिया। दूसरा है कि इसके 3 प्रकार के जो टेस्ट मैंने बताई थी वो 3 और दूसरे भी बहुत प्रकार की टेस्ट होती है, वो करके निष्कर्ष पाया कि ये डेट के आसपास होना चाहिए। तो कौन सा वाला ज्यादा संभावना है कि सही उत्तर पे आएगा? उसमें जो डेट लिखी हो, ये सामान्य लॉजिक मैंने रखा है, मैं और कुछ नहीं, एक पुस्तक ली और उससे से मैं बता रहा हूं। सामान्य तो हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से करते हैं ना। कोई भी पीएचडी थीसिस लिखी गई है तो उसमें डेट होगी। जिसने ये थीसिस लिखी कि वेद 4000 साल पहले आए
उसने भी जो थीसिस लिखी उसमें डेट होगी कि ये डेट को ये थीसिस लिखी गई। सही। और हम कहें कि हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, हम तो देखेंगे भाई कि इसके अंदर क्या लिखा गया है, किस प्रकार से लिखा गया है, इससे निश्चित करेंगे क्या डेट है। तो उससे बहुत कम संभावना है कि हम सही डेट पे पहुंच पाएंगे। तो इसलिए एक सामान्य उदाहरण से हमने समझा कि कैसे आधुनिक वैज्ञानिक और हिस्टोरियंस की जो पद्धति है डेटिंग की किसी भी वस्तु की, वो पद्धति त्रुटिपूर्ण है, बहुत ही क्या वीक पद्धति है, बहुत ही क्या बोलते हैं दुर्बल पद्धति है। वो पद्धति से इतना बहुत कम चांस है कि हम सही डेट पे पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन ये पद्धति के जो पुस्तक में लिखी है डेट, उसको स्वीकार कर लो। ये पद्धति इसके मुकाबले बहुत ज्यादा भरोसा करने योग्य पद्धति है। ये इतना हम लॉजिकली समझते हैं। यदि इसकी डेट नहीं लिखी होती तब हमारे पास दूसरी पद्धतियां पालन करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। तो इसलिए नियम यह रहता है, लॉजिकल तार्किक नियम यह बनता है कि यदि किसी भी कृति का डेट दी गई है कि कब ये कृत हुई थी, तो दूसरी पद्धतियों से उसकी डेट फिक्स करना ये नहीं होना चाहिए, उसके सामने इसका प्रेसिडेंस नहीं होना चाहिए, उसको गौण के रूप में ऐसे ही रख देना चाहिए, उसका लिए मेहनत करने का मतलब नहीं। तो दो ऑब्जेक्शन आ सकते हैं इसका, कि इसमें तो गलत भी लिखा हो सकता है ना। एक ऑब्जेक्शन ये आ सकता है कि जो है जिसने लिखा वो हमको झूठ बोलना चाहता है, ये ऑब्जेक्शन हो सकता है। और हाँ, तो पहले ये ऑब्जेक्शन लेते, तो हाँ वो झूठ बोलना चाहता है, ठीक है, तो जिसने वो लिखा वो झूठ बोलना चाहता है, आप यदि ये कह रहे हो तो आपने पहले से निश्चित कर लिया कि वो झूठ बोलना चाहता है, ठीक है, तो असत्यवादी है, ठीक है। तो उसने जो डेट लिखी और उसका यदि ध्येय यही था कि तुमको पता नहीं चलना चाहिए कि इस डेट पे हुआ था, सही से गलत डेट पता चलनी चाहिए, ठीक है, तो उसको यह भी पता होगा कि आप बाकी सब पद्धतियों से डेट प्राप्त करने का प्रयास करोगे, इधर उधर से कुछ ना कुछ नाम डालते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा भाषा की शैली भी, फिर वो उस समय की शैली नहीं रखेगा। आप सोच रहे हो कि उसी समय की शैली रखेगा, उसको पता है कि इसको तो भ्रमित करना है, तो वो तो शैली भी बदल देगा, ठीक है, भाषा की शैली बदल देगा और कागज भी बहुत बहुत पुराना लेकर के आ जाएगा कि आप रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक करो तो पता नहीं चले कब लिखा गया था। सही। तो अलग अलग प्रकार, वो तो भ्रमित करना है तो कर ही सकता है, इसके अलावा मान लो भ्रमित करना चाहता है कि नहीं चाहता हमको पता नहीं, तो आप कह रहे हो हम इनके ऊपर भरोसा नहीं करें, ठीक है, तो आपने जो डेटिंग की, आपने जो ये सब किया और जो हमको बता रहे हो, तो यदि ये व्यक्ति झूठ बोल सकता है, आप क्यों नहीं? सही। तो बोलेगा मैं तो अकेला थोड़ी हूं, पूरा हिस्टोरियन का वर्ल्ड है, हम लोग पूरा प्रूव कर करके कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये भी अकेला थोड़ी थे जिन्होंने लिखा। उस समय इतने सारे हजारों आचार्य थे और ये सब चीज रटी जाती थी लोगों के द्वारा, वो सब इसको प्रमाणित कर रहे ये चीज अस्तित्व में थी और वो सब ने स्वीकार किया है। तो जैसे आप लोग के लोगों ने स्वीकार किया, ऐसे इन्होंने भी स्वीकार किया, यदि उसको आप अधिकृत मानते हो, इसको भी अधिकृत मानना चाहिए। तो ये आर्ग्यूमेंट तो उड़ गया। यदि इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसमें जो लिखा है उसके ऊपर, तो आपके ऊपर तो कैसे भरोसा होगा? और बाकी अलग अलग आर्ग्यूमेंट है, आपकी जीवन शैली देख करके ही पता चलता है कि हजार झूठ बोलते हो, बदलते रहते हो, तो ऐसे भी भरोसा नहीं होगा, वो अलग वस्तु है। लेकिन ये एक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये आ सकता है, लेकिन इसमें तो ऐसा लिख दिया कि इसका कभी रचना ही नहीं हुआ था, वो कैसे मान सकते हैं? तो मेरा उसका उत्तर यह है कि रचना नहीं हुई थी ऐसी बात लिखना वो डेटिंग है।
वो भी एक डेटिंग है ना, क्योंकि डेटिंग मतलब कब इसकी कृति हुई थी, ये बता रहे कि इसकी कृति कभी नहीं हुई थी, मतलब वो व्यक्ति को पता है कि ये कहां से आ रहा है, क्या है ये, तभी तो बता रहा है, तो एक डेटिंग है, वो व्यक्ति बता रहा है इस प्रकार से, तो इसलिए उसको स्वीकार करना चाहिए, इसकी कभी कृति नहीं हुई थी। तो बोले ये तो बहुत विचित्र है, ये तो कोई लॉजिक में नहीं बैठता है, हर एक चीज का तो कुछ ना कुछ कृति होती है, कभी ना कभी तो टाइम में आता है ना, कोई भी चीज नित्य थोड़ी ना है। तो मेरा उत्तर इसका ये रहेगा कि आप कैसे जानते हो कि कोई भी चीज नित्य नहीं है? आपने क्या पूरा ब्रह्मांड चेक कर लिया कि नित्य नहीं है? सही, आप खुद भी, आपका जीवन भी कभी समाप्त, आप मरेंगे ये भी आप साबित नहीं कर सकते हो, बाकी सब भले मरते हो, लेकिन आप मरोगे आप कैसे साबित कर सकते हो? आपकी पद्धति के अनुसार। तो इसलिए नित्य वस्तु का अस्तित्व है या नहीं है, वो प्रत्यक्ष अनुमान, यानी कि आपकी जो पद्धति है, आधुनिक पद्धति, उससे ना तो उसको प्रूव कर सकती है ना तो डिस्प्रूव कर सकती है। इसलिए कोई वस्तु नित्य हो भी सकती है, लेकिन वो बोलेंगे लेकिन नित्य है तो फिर ये तो देखो ये बना बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगी, ये पुस्तक तो समाप्त हो जाएगी, पुस्तक समाप्त हो जाएगी, लेकिन तो उत्तर है पुस्तक समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसका ज्ञान की बात हो रही है, वो कब आया? उसके अंदर जो शब्द है वो कब आए? शब्द केवल शाही से लिखने पे नहीं आते हैं, वो तो ऑलरेडी थे, शाही से तो उसका रिप्रेजेंटेशन हुआ है, ठीक है, लेकिन वो शब्द तो पूर्व पक्ष रहेगा कि लेकिन वो शब्द भी तो कभी ना कभी तो आया अस्तित्व में, किसी ने बोला पहली बार तब आया ना। तो यही तो हम बोल रहे हैं किसी ने पहली बार नहीं बोला है, पहले से चला आ रहा है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम बताते तो करो ट्रेस, अब बताओ कब आया, यदि कभी आया तो आपको पता होना चाहिए कब आया, करो ट्रेस उसको, तो ट्रेस नहीं कर सकते तो नित्य है। तो इस तरह से अलग अलग पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष पूर्व पक्ष सिद्धांत ऐसा करके काफी इसमें चर्चा चल चल करके मीमांसा शास्त्र के आधार पे, तो मीमांसा शास्त्र इसी प्रकार की चर्चाएं हैं उसमें, तो स्थापित होता है कि वेद नित्य ही हो सकता है, शब्द नित्य होता है, क्योंकि एक सिंपल तर्क उसमें जो है वो बता देता हूँ, इसलिए बाकी तो बहुत दिमाग का दही करने वाली चीज है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इतना विकसित तार्किक विज्ञान था इतने समय पूर्व भी, आज के लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं। सामान्य तर्क बताया है कि जो शब्द है और जो अर्थ है, अर्थात शब्द से जो वस्तु इंगित होती है, वो दोनों नित्य होने चाहिए। क्यों नित्य होने चाहिए? क्योंकि मान लीजिए कि शब्द नित्य नहीं है, उसका अर्थ के साथ संबंध नित्य नहीं है, तो किसी न किसी व्यक्ति ने उसका अर्थ किया होगा, ये शब्द का ये अर्थ है। जैसे ही वो व्यक्ति अर्थ करेगा तो अर्थ करने के लिए उसको और शब्द उपयोग करने पड़ेंगे। वो कहां से आए? अर्थ वाले शब्द उपयोग करने पड़ेंगे ना, तभी तो इसका अर्थ पता करेगा। अभी डिक्शनरी है, डिक्शनरी आपको शब्दों का अर्थ मिलता है, लेकिन वो शब्दों के द्वारा ही मिलता है, सही कि गलत? तो इस तरह से अनएंडिंग साइकिल है, ये चलती ही रहेगी चलती रहेगी, इसको आप खत्म ही नहीं कर सकते, समाप्त ही नहीं कर सकते। इसलिए जो अर्थ है और शब्द है दोनों नित्य है, तो दोनों का संबंध नित्य है, अन्यथा भाषा विकसित ही नहीं हो सकती है। इसलिए ये जो बात है डार्विनियन इवोल्यूशनरी थ्योरी की, आपको हिस्ट्री के वीडियोस में सब दिखाएंगे। अचानक फिर कॉग्निटिव शुरू हो गया, मतलब समझ में आना शुरू हो गया, एक दूसरे की आवाज निकालते थे, उससे पता कर लेते थे क्या बोलना चाह रहा है, फिर उससे वार्तालाप शुरू हो गया, उसके बाद भाषा शुरू हो गई, और यही तो आधार है मनुष्य की प्रगति का। वो वहां पे समझाते नहीं वो कैसे हो सकता है, संभव नहीं है अपने आप। ये वह विषय यहाँ पे मीमांसा में विस्तार में चर्चा हुआ है। तो इसलिए इस प्रकार से हम जब तक आप स्थापित नहीं करते कि नित्य नहीं है, तब तक तो नित्य ही दिखता है लॉजिकली, जो भी शब्द आ रहा है। और हम परंपरा में अभी तक जो देखते आ रहे हैं, तो वेद जो है उसकी परंपराएं चली है, जिसमें एक व्यक्ति
अपने शिष्यों को सटीक रूप से एकदम परफेक्टली वेद सिखाता है कि वो परफेक्ट उच्चारण कर रहा है जैसे उसका गुरु कर रहा है, और वो अपने शिष्य को भी इसी प्रकार से सिखाता है, उसमें जरा भी भेद नहीं आता है और इस तरह से वो आगे बढ़ता रह रहा है। इसको हमने अपनी आंखों से कितनी बार देखा हुआ है पूरे विश्व में, ब्रिटिशर्स ने भी इसको देखा है और अभी तक वो चला आ रहा है कुछ कुछ जगहों। इसलिए हमारे पास तो ये प्रमाण है कि इस प्रकार से परंपरा चली आ सकती है वेद की शास्त्र। अभी उन्हीं में दिया है कि ये नित्य है। तो अभी दूसरा पॉइंट आ सकता है कि पूर्व पक्ष से, लेकिन ये जो वेद है यदि वो नित्य है तो उसमें नाम कैसे दिए हुए हिस्ट्री के सब लोगों के? श्वेत केतु है, गर्ग है, इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, और भी अलग अलग नाम दिए हुए, मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य, मनु। तो ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स इसमें बताए हैं। यदि ये बताए हैं तो कैसे नित्य हो सकता है? ये तो हिस्ट्री में एक भाग में आ गया, ये हुआ, उसके बाद ये लोग आए। इस विषय की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे कल। सही, ये समय हो गया, क्योंकि इस विषय के लिए समय जो अभी हो गया है उसके बारे में विस्तार में जानना पड़ेगा, और हम उससे देख पाएंगे कि आधुनिक हिस्टोरियन और वैदिक इतिहासकार ये दोनों के विचार में कितना भेद है और कितना बड़ा भेद है, ये हम देखेंगे उसमें। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न टीका टिप्पणी हो तो अभी कर सकते, बाकी कल फिर चालू। कोई प्रश्न है तो अभी कर सकते हैं, कल हम यहाँ से फिर वापस शुरू करेंगे आगे। जो डेट लिखी है तो अभी आधुनिक जो उनको भरोसा ना करने का कारण क्या है? कारण है जो भरोसा नहीं करते हैं। आधुनिक लोगों का क्यों कारण, क्या कारण है कि वो डेट पे भरोसा नहीं करते? पहले तो डेट ही ऐसी लिखी है कि नित्य है, वो दिमाग में बैठता नहीं कि नित्य कैसे हो सकता है कुछ भी। जिनका विचार है कि 2 लाख साल पहले तो मनुष्य जाति अस्तित्व में आई, तो कैसे उनके दिमाग में बैठ सकता है कि नित्य रूप से भाषा होगी? जब भाषा ही नित्य रूप से नहीं होगी तो कैसे वेद नित्य रूप से होंगे? ये पहला ही वहाँ पे फंडामेंटल समस्या है, इसलिए स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए फिर बात आती है कि हो सकता है कि बीच में जो मतलब ये सब विचारधाराएं रही है तो हर एक समाज में अलग अलग लोग पुस्तकें रचना करते हैं, उसमें ये लिख देते हैं, नॉवेल लिख देते हैं, वैसा करते हैं, तो सब जगह पे सब थोड़ी सब कुछ सही लिखा होता है। तो ऐसे ही ये भारतीय सभ्यता के ग्रंथ है, इसमें भी इन लोगों ने लिख दिया। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि वो लोग ऐसा मानते थे, ऐसा कह सकते कि वो लोग ऐसा मानते थे, लेकिन कैसे स्वीकार करें कि वो वास्तव में था? इस तरह से लेके वो लोग चलते हैं। दो प्रश्न है, पहले उनका प्रश्न लेते हैं जो बाहर बैठे। जैसे मॉडर्न साइंटिस्ट जो है तो ये कार्बन डेटिंग से बता कि जो सबसे पुरानी वेद जो ऋग्वेद लिखी है वो प्रभु सिंध साइड में भी 1500 बीसी की डेट है। तो कैसे रिफ्यूट करेंगे? वो लोग जो डेटिंग टेक्निक से ये स्थापित करते हैं कि 1500 बीसी की, और कोई कोई कहता है 1800 बीसी के, विट्ज़ेल कहते हैं कि 1500 बीसी की है। तो उसको कैसे रिफ्यूट करेंगे? तो उसको तो हमने पहले ही उसका उत्तर दे दिया कि आपकी जो टेक्निक है सब वो त्रुटिपूर्ण ही है। केवल कार्बन मान लो, कार्बन डेटिंग भी कर ली तो उससे आप कार्बन डेटिंग से तो आप
वो जो वस्तु है उसका नहीं पता कर पाएंगे, वो तो कब लिपिबद्ध हुआ वो मटेरियल है उसकी डेट निश्चित की। बाकी जो डेट निश्चित करते हैं वो भाषा की शैली के अनुसार करते हैं। तो वहां पे भी बहुत सारी समस्या है, क्योंकि पहले तो इतने पुराने ग्रंथ ही उपलब्ध नहीं है लिपिबद्ध जिसकी डेट आपको पता हो, कि जिसके साथ आप कंपेयर करोगे, कंपैरिजन की टेक्निक को भी लेके जाए तो इसलिए उसमें बहुत सारा स्पेक्यूलेशन है, बहुत ही अनुमान है। यदि आप उसके रिसर्च पेपर्स को पढ़ेंगे तो हंस हंस के पागल हो जाएंगे, ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं जो पीएचडी होकर के आए हैं इनके, क्योंकि बहुत अनुमान है, बहुत ही स्पेक्यूलेशन है उसमें। और इसमें ये व्यक्ति का नाम दिया, उस व्यक्ति का नाम दिया है, उस तरह से यदि लेके जाएंगे तो मैं एक सिंपल वस्तु कहता हूँ, वो लोग को कंफ्यूज कर देगी ऐसी उनकी पद्धति से। वेद में पुराण के बारे में लिखा है, पुराण में वेदों के बारे में लिखा है, धर्मशास्त्रों में पुराण वेद सबके बारे में लिखा है, और पुराण वेद में धर्मशास्त्रों के बारे में लिखा है, सब में सबके बारे में लिखा है। कौन पहले है कौन बाद में पता नहीं चलता है, इसलिए उनका विचार है कि ये सब पहले नहीं था, ये सब चीज जो वेद भी बताए जा रहे हैं कि 1500 साल ऐसा था, बाद में आकर के किसी ने वापस उसको लिखा और उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। क्योंकि जो वास्तविक फैक्ट उनको जो प्राप्त हुआ है उसको तो समझाने की उनकी पद्धति है कि बाद में आ करके लोग लिखते जाते और मॉडिफाई करते जाते, लिखते जाते मॉडिफाई करते जाते। इसलिए आपको कभी जो वेद में जहां पे पुराणों का वर्णन है तो वो बाद में डाला गया है, इंटरपोलेशन बोलते हैं इसको। पुराणों में यदि धर्मशास्त्रों का वर्णन है तो बाद में इंटरपोलेशन किया गया है। लेकिन यदि इंटरपोलेशन के विषय में उनको पूछेंगे कि आपके पास प्रमाण क्या है कि ये पर्टिकुलर श्लोक यहाँ पे इंटरपोलेट किया गया है, बाद में डाला गया है, इसका प्रमाण क्या है आपके पास, तो वो प्रमाण नहीं होता है, या होता है तो उसका इंटरप्रिटेशन होता है प्रमाण का उनके पास केवल। हाँ, वो उसको कैसे पता चला कि मनुस्मृति मूल में 625 श्लोक थे? हाँ, तो वह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे जो लिखा है 625 श्लोक का, उसको आपने स्वीकार कर लिया, ठीक है। और जो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया में लिखा है उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपके साथ मैच नहीं कर रहा है, सही। तो उधर लिखा हुआ यदि आप स्वीकार करते हो तो इधर लिखा हुआ क्यों नहीं? क्यों आपने ये स्वीकार कर लिया कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में जिसने लिखा वो सत्य बोल रहा है? ये मेरा पहला प्रश्न। जब आप मनुस्मृति जिस रूप में हमारे पास उपलब्ध है उसको देने वाला यदि असत्य बोल सकता है, इतने श्लोक डाल सकता है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाला उसके श्लोक कितने वो लिखने में असत्य क्यों नहीं बोल सकता? ये मेरा प्रश्न है, सही। ये सब मैं चैलेंज इसी प्रकार से करता हूं ना। आपको कैसे पता कि पहले ये था और बाद में ये हुआ? और जहां से आपको पता है कि पहले ये था वो व्यक्ति सत्य बोल रहा है और बाद वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये भी मेरा प्रश्न है। और पहला व्यक्ति कौन था और बाद वाला व्यक्ति कौन था, ये भी आपको कैसे पता चला, इसके ऊपर भी प्रश्न है। ये तीनों के ऊपर प्रश्न है मेरे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आप अपने द्वारा निर्मित जो हिस्ट्री है उसी को आधार रख करके उसी को प्रूव करने का प्रयास कर रहे हो। मैंने उसी हिस्ट्री के फंडामेंटल को काटा ना, तो उसके ऊपर आप आधार रख के अपने आप को कैसे प्रूव कर सकते हो? वो जो सभी फाइंडिंग्स है उसको आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, अन्यथा सर्कुलर लॉजिक हो गया, सही। हमने जो किया उसी को आधार रख के हमने जो किया उसको प्रूव करना है, वो तो नहीं चलेगा ना। इसलिए फंडामेंटल क्वेश्चन है। असत्य की आप बात ले रहे हो तो वो असत्य कैसे माने हम? ये वाला असत्य, आप भी तो भरोसा कर रहे हो किसी के ऊपर। जिसे स्क्राइब्स की बात आती है, अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स लेते हैं तो सोचते कि मैन्युस्क्रिप्ट से वो सबसे श्रेष्ठ, सबसे अधिकृत वस्तु है किसी भी ग्रंथ के लिए, लेकिन गलत है। मैन्युस्क्रिप्ट्स में तो एरर बहुत होती है,
इसलिए स्क्राइब के अनुसार नहीं चलते थे लोग। स्क्राइब है वो जो परंपरा से चली आ रही शब्दवाणी है उसके अनुसार स्क्राइबिंग करते थे, उल्टा नहीं था। तो इसलिए स्क्राइब के अनुसार चलेंगे उसमें एरर होती है। और जो स्क्राइब है वो झूठ भी लिख सकता है कभी ऐसे। और जहां तक मनुस्मृति की बात है उसके ऊपर 6 कमेंट्रीज है, इसलिए कोई भी बीच में कुछ इंटरपोलेशन किया गया है तो तुरंत पता चल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कमेंटेटर्स को बीच में कोई श्लोक डालेगा नहीं डालेगा उसका पता नहीं था, क्योंकि कई जगह पे कमेंट्रीज में आता है वहां पे कि ये श्लोक तो आरोपित लगता है, या ये पर्टिकुलर भाग यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो उनको पता है आरोपित क्या है आरोपित क्या नहीं है, उसको भेद करने का भी वो पता है, क्योंकि वो तो क्या टेक्स्ट स्क्राइब से ले रहे हैं ना कभी, तो इसलिए उनको ओरिजिनल पता है, इसलिए उनको पद्धति भी पता है। तो वो पद्धति भी उनको पता है और फिर भी वो वहीं के वहीं श्लोक लेके आ रहे हैं। तो मतलब यदि वो आरोपित हुआ होता तो इनको पता चल जाता, और यदि इनको पता नहीं चला तो आपको कैसे पता चल गया? और आप बोल रहे कि इनको पता चला लेकिन ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, इन लोगों ने ही आरोपित किए हैं। तो मेरा आपको प्रश्न है कि आप चीटिंग कर रहे हो ये बोल करके। कभी वैष्णव प्रभु का प्रश्न। प्रभु आपने शब्द और अर्थ के ऊपर कहा था, तो जो अपने नाम में शब्द लिखते हैं तो जो अर्थ होगा वो भी नहीं होगा। शब्द और अर्थ दोनों नित्य है, ऐसा नहीं क्योंकि शब्द नित्य है इसलिए अर्थ नित्य है। मीमांसा शास्त्र में पहले शब्द की नित्यता को स्थापित करते हैं, उसके बाद अर्थ की नित्यता को स्थापित करते हैं, और उसके बाद शब्द और अर्थ के बीच का जो संबंध है उसकी नित्यता को स्थापित करते हैं। औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन सह संबंधः। यस, मैंने अभी जो बोला वो निष्कर्ष बताया था केवल। ये हर कोई भी अर्थ कहीं पे भी लिखा है वो जो शब्द का जिस अर्थ के साथ नित्य संबंध है वो उसका मूल अर्थ है। इसके अलावा बाकी सब अर्थों के साथ जो संबंध बनाए गए हैं वो मूल अर्थ नहीं है, वो हमने बनाए हैं, किसी व्यक्ति ने बनाए हैं, ऐसे समझे? शब्द का अपना अर्थ के साथ एक नित्य संबंध है, वो उसका वास्तविक संबंध है। अभी कोई उसी शब्दों को लेकर के कुछ और अर्थ भी बना सकता है, किसी और अर्थ के साथ भी जोड़ सकता है, ठीक है? तो वो मानव निर्मित अर्थ हुआ उस शब्द का। इसलिए मानव निर्मित भाषाएं भी होती, मानव निर्मित शब्द भी होते हैं। शब्द मतलब भाषा है इस प्रकार से। इसलिए वेद नित्य है, इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी वस्तु, कुछ भी आवाज होती है या कुछ भी भाषा होती है या कोई भी वाणी होती है या कोई भी ग्रंथ होता है वो सभी ग्रंथ नित्य हो गए, इसका अर्थ यह नहीं। प्रश्न? तो ये आपने जीवन शैली का बताया, वैदिक पौराणिक और शास्त्र है। तो इसमें वैदिक से जो प्रारंभ हुआ था, जो धर्माराधन था, उसमें जो जटिलताएं थी वो पौराणिक में आके उसको थोड़ा शिथिल करते हुए जीवन शैली को अपनाया, और पौराणिक में जो मतलब जटिलता थी उसको धार्मिक इसमें आगे, तो इसको किस मतलब ले सकते हैं जो संस्कृत में परिवर्तन? मैंने ऐसा नहीं बताया कि जटिलता कम या ज्यादा हुई है, आपने बताया मतलब ऐसा अलग अलग बदलाव हुए। जटिलता कम ज्यादा की बात नहीं है, बदलाव हुए। वो जटिलता ज्यादा भी हुई हो सकती है, कम भी हुई हो सकती है। बदलाव तो जटिलता हो सकता, जो भी उसको कठिनाई है कि उसको बदलाव क्या ऐसा किस रूप में कर सकते हैं? तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं मतलब कि क्या इस कारण से हुआ, जटिलताओं के कारण बदलाव हुआ उसमें? नहीं, बदलाव मतलब लोग आएंगे तो लोग बदलेंगे, लोग बदलेंगे तो नियम बदलेंगे, नियम बदलेंगे उसको लिपिबद्ध कर दिया तो वेद का पुराण हो गया, पुराण का धर्मशास्त्र हो गया। सभी जगह ऐसा होता है। ये पूर्व पक्ष मैंने रखा था, मेरा मत नहीं है।
लोग बदलने का कारण बदलता है, वो तो हम ऑलरेडी उसके फंडामेंटल चर्चा कर लिए एनालिसिस। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो श्रील प्रभुपाद की जय।